नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और खबरों की ओर रुख करेंगे। बता दें आपको कि भदोही के कारपेट एक्सपो में दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन किया, साथ ही कालीन बुनकरों और मेले में आए निर्यातकों से बातचीत भी की। बता दें कि सीएम योगी आज भदोही और उन्नाव के दौरे पर हैं। इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का यह 45वां कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे यहां के उद्यमी हैं, एक्सपोर्टर हैं, बायर्स हैं और उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन बायर्स आए हैं, इन सब का मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के अभियान को वैश्विक मान्यता प्रदान करने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उनके विजन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का एक अभियान है। और इसलिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सीपीसी, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी जनपद ये पूरा एक हब है जो कारपेट के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। संभावना पहले भी थी, क्योंकि हमारे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में हुनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस हुनर को समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी। उधर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती लखनऊ में आयोजित काशीराम परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मायावती ने काशीराम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में बसपा के अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि आज काशीराम की 17वीं पुण्यतिथि है। उधर दलितों के बीच अपनी पेट बढ़ाने के लिए दरअसल कांग्रेस दलित गौरव संवाद कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की, सुनिए। उधर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जहां पर एक तरफ सरकार संचालित दस्तक अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में वायरस और डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने सीएमओ मनोज अग्रवाल से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप और वायरल का प्रकोप है। तमाम अस्पताल वायरल से मरीजों से भरे हुए हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग अभियान दस्तक भी दे रही, अभियान चला रही, दूसरी तरफ तमाम जो अस्पताल हैं वो वायरल के जो मरीज हैं या फिर डेंगू के मरीज उनसे भरा हुआ है। तमाम जानकारी से हमारे साथ लखनऊ सीएमओ मनोज अग्रवाल सर हैं। सर, क्या स्थिति है लखनऊ के अस्पतालों में, क्योंकि जानकारी मिल रही कि अस्पताल काफी बोझ तले दबे हुए हैं? जैसा कि आप अवगत हैं, ये संचारी रोगों का संक्रमण काल है और हर वर्ष इसी समय पे थोड़ा सा बीमारियों में वृद्धि होती है। लेकिन
इस बार वायरल फीवर का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत से मरीजों में हम लोग जांचें करवा रहे हैं जो सब निगेटिव आ रही हैं, और तो थोड़े से प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं जो कि किसी भी वायरल फीवर में संभव है। 99% मरीज जो अस्पतालों में हैं वो वायरल फीवर के हैं। कुछ मरीज डेंगू के निकल रहे हैं जो एवरेज 30 से 35 पर डे हैं, और उनके लिए हमारे पास सारे इंतजाम हैं। हर हॉस्पिटल में बेड्स रिजर्व्ड हैं, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह ट्रेंड है। कहीं पे भी किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने 68 सेंटर्स की ऑड लिस्ट रिलीज की है जो हमारे अर्बन PHCs हैं, जिनमें सब जगह डॉक्टर्स हैं, जिससे कि अगर मरीजों को किसी तरह की जांच की या दवा की आवश्यकता हो या किसी परामर्श की आवश्यकता हो तो अपने नज़दीकी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या SWC पे जाएं। उनके नंबर हम लोगों ने सब रिलीज कर दिए हैं, कई अखबारों ने इसको कैरी भी किया है। इसके साथ हम लोगों ने अपना इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम जो पहले था, अब उसको हम लोग कंट्रोल रूम की तरह टेकअप करते हैं, और उसमें हमारे 24 घंटे परामर्श की का इंतजाम किया हुआ है। कल से हम लोग का हेलो डॉक्टर भी शुरू हो जाएगा, इसमें 24 घंटे चिकित्सकीय काउंसलिंग और परामर्श टेलीफोन पे भी मिल पाएगा, और यह सूचना मिल पाएगी कि आगे कहाँ से आप किस सेंटर से संपर्क करें और कहाँ पे अपना इलाज कराएं। हेलो डॉक्टर, ये खाली लखनऊ में ही आपको सुविधा मिलेगी या पूरे प्रदेश में? अभी तो हम लोगों ने हेलो डॉक्टर लखनऊ में शुरू किया है, जिसमें हमारे 4 और 2 यानी कि 4 सुबह 4 शाम को और 2 डॉक्टर रात में बैठेंगे। वो हमेशा कंट्रोल रूम की लाइन ऑन रहेगी। वो नंबर भी हम लोग जल्दी ही रिलीज कर देंगे। ICCC का नंबर और CMO कंट्रोल रूम का नंबर, दोनों नंबर 24 घंटे रन करते रहते हैं। इनका नंबर हम लोगों ने आज प्रेस में रिलीज कर दिया है। अच्छा, लखनऊ की ओर बात करें, अस्पतालों में बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जांच के उसमें जब भी पैथोलॉजी में जाते हैं वहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है, तो क्या रेशियो है डेंगू का या फिर वायरल का? नहीं, डेंगू का रेशियो बहुत कम है। डेंगू का आप समझ लीजिए 700-800 मरीजों में एक मरीज में पॉजिटिव आ रहा है डेंगू, और वो भी जब हम लोग उसको टेस्ट करते हैं रैपिड टेस्ट से, तो उसके बाद उसको हम लोग एलाइजा में ले जाते हैं, वो उसमें और परसेंटेज कम हो जाती है। शुक्रिया सर। लखनऊ में कंट्रोल रूम के साथ साथ हेलो डॉक्टर की भी सुविधा आपको मिलेगी। अगर आपको बुखार है या फिर आप परेशान हैं तो आप हेलो डॉक्टर के माध्यम से या फिर कंट्रोल रूम में संपर्क करके अपने स्वास्थ्य की संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं, और आपके अपने नजदीकी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में दिखा करके आपको इलाज भी मिल सकता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता TV लखनऊ। तो आपको बता दें कि दलितों के बीच अपनी पेट बढ़ाने के लिए कांग्रेस दलित गौरव संवाद कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है, और बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता TN मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हैं। आज 2 बहुत प्रमुख उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, एक तो जो है गांधी जी के रास्ते और संविधान के वास्ते, और दूसरा इनका है दलित गौरव सम्मान। तो ये दोनों जो है बड़े कार्यक्रम हैं जो इनके नेतृत्व में शुरू हो रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा इन कार्यक्रमों के बारे में आगे रूपरेखा क्या रहेगी। हम सब लोग गांधीवादी हैं और गांधी जी की दिखाए हुए रास्ते पर पूरी पार्टी चल रही है, और निश्चित तौर से हमारे लिए गांधी जी आदर्श है। इन जो भी अत्याचार अन्याय होगा उसका जवाब गांधीवादी तरीके से दिया जाएगा। दलित सम्मान यात्रा जो आज से आप कर रहे हैं, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो दलित समाज अपने आप को कटा, कहीं अपने आप को दूर समझ रहा था, आज काशीराम जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर गांधी जी को हम लोगों ने नमन किया, और उनकी पुण्यतिथि पर ये गौरव यात्रा लगातार 26 नवंबर संविधान दिवस तक चलेगी, और उसमें कई कार्यक्रम, गांव में चौपाल, रात्रि विश्राम, भोजन, उनके बीच में सहभोज, ये सारी चीजें लगातार हमारी चलेंगी। और उन समाज जो अपने आप को उपेक्षित या अपने आप को कटे हुए समझ रहे थे, उनको सबको अपने साथ, कांग्रेस पार्टी के जो पुराना हमारा समर्थक था, पुराना हमारा वोटर था, उनको अपने साथ लाख खड़ा करें। एक ऐसा और सवाल था मेरा कि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे, तो उस पर क्या आगे रणनीति है आपकी? आप हमारी चीजें लगातार हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतर के कर रहे हैं, और उस पर हम लोगों ने अभी ये किया है, आगे भी कॉल करेंगे। अगर उस पर चीजें नहीं सुधरेंगी तो आगे निश्चित तौर से मुख्यमंत्री का घेराव या विधानसभा का घेराव वो लगातार हम करेंगे। तो ये थे अजय राय जी। इनका सीधा कहना है कि कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी, और जो भ्रष्टाचार और जो है अब लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ मामला है वो चलेगा, और जगह जगह जो है वो प्रदर्शन भी करेंगे, विधानसभा पे घेराव भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री कार्यालय के भी घेराव किया जाएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV लखनऊ।
और चलिए अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसकी ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आज जाएंगे पिथौरागढ़, ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा, भाजपा संगठन और सरकार की तैयारियां जारी। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश भर के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के युवा शामिल हुए। बता दें आपको, केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए इस अभियान में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी, जिससे कि उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलेगी। जिनको आज नियुक्ति मिली है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और भगवान बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो जिस क्षेत्र में जाएं एक मुकाम हासिल करें, जो अपने जीवन के उन्होंने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज बड़े हर्ष का विषय है कि यहां पर अनेकों नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, अनेकों एमओयू भी, करार भी यहां पर साइन हुए हैं। युवाओं के लिए यहां रोजगार के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल और यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च किया गया है। वहीं हमारा जो पूरे भारत के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध संस्थान आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग से आज अनेकों एमओयू यहां पर किए गए हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भरे जाने वाले पद हैं, उन पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी। वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जो पद हैं उनकी सूचना भी आप सबको बहुत आसानी से मिल सकेगी। आज जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी युग है। ऐसे समय में यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च होने से भी युवाओं को स्वरोजगार संबंधी, चूंकि जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे सौरभ भाई कह रहे थे यहां से कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक सीमित संख्या में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को स्वरोजगार से जोड़ना है, सभी को रोजगार से जोड़ना है, आजीविका से जोड़ना है। और स्वरोजगार केवल अपने लिए ही नहीं करना है। हम लोगों ने तय किया है भाइयों बहनों कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में आप सब लोग रोजगार देने वाले बने। इसके लिए स्वावलंबन की और स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और इन योजनाओं की जानकारी, स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिले, इसके लिए कौशल विभाग की ओर से सेवा योजन कार्यालयों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में आज विकसित किए जाने की पहल भी एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए भी विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए विभाग इस प्रकार की योजना को लेके आया है। साथ ही साथ आज जिन कंपनियों ने यहां पर एमओयू साइन किए हैं, वह कंपनियां युवाओं को जापान, जर्मनी और इंग्लैंड में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने का भी काम करेगी।
मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी 33 छात्र एवं छात्राएं जिनको जापान की कंपनी ने सेलेक्ट किया है, वो जल्दी निकट भविष्य में जापान में जाकर अपनी सेवाओं को देंगे। मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं। उधर आपको बता दें कि नैनीताल के नल्ही इलाके में हुए बस हादसे में हरियाणा के हिसार के 5 शिक्षकों समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि दरअसल रात 2 बजे तक मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सभी लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां से पुलिस ने घटना में घायल हुए लोगों के मोबाइल फोन और अन्य सामान इकट्ठा कर लिए हैं और उनके परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। अधिकांश लोगों के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे में मरने वालों के शवों का पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की जा रही है। उधर आपको बता दें पिथौरागढ़ के तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ी से गिरे बोल्डर और मलबे की चपेट में आने से वाहन दब गया। वाहन में 7 से 9 लोगों के दबने की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको कि नाभि से धारचूला वाहन के एक ही घर के 3 बच्चे हैं और साथ ही पीएम के कार्यक्रम के लिए जा रहे जवानों के साथ यहाँ पर ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रेस प्रतिनिधि भी सड़क बंद होने से फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि सड़क को खोलने में समय लग सकता है। देर शाम तक आईटीबीपी और एसएसबी की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक एक ही शव को निकाला गया है। हमारे पास न्यूज आई है लामारी से आगे बूंदी से 3-4 किलोमीटर पीछे एक पहाड़ी से चट्टान दरक गई थी, जिसके अंदर एक गाड़ी जो पिकअप कैंपर थी जो नाभि से आ रही थी वो दब चुकी है। अभी तक जो न्यूज है हमारे पास उसमें 7 सवारियां थी एंड फिलहाल अभी तक कोई बॉडी हमारे पास नहीं पता, अभी तक न्यूज नहीं आई है कि कोई निकली है, परंतु रेस्क्यू एफर्ट्स अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, सब लोग मौके पे हैं। 2 जेसीबीज अभी लगातार काम कर रही हैं उस एरिया को साफ करने के लिए। उधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में आएंगे, जहां पर पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए भाजपा संगठन और सरकार की तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरान पीएम मोदी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि महिला कांग्रेस पीएम से मिलने जाएगी और महिला कांग्रेस पीएम से मिलकर जनता विरोधी कामों का जवाब मांगेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी से मैं मिलने जाऊंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि देवभूमि में आपका बहुत फोकस है, आप बहुत चाहते हो कि देवभूमि के लिए आपकी बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन आज देवभूमि को आप जिस गर्त में धकेलने की कोशिश कर रही है आपकी सरकार, उस पे उनका स्टैंड क्या है, ये सवाल पूछने मैं पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री जी से मिलने जरूर जाऊंगी। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है। चमोली के जोशीमठ में भूतसाव का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भूतसाव को ठीक करने के लिए धनराशि जारी की गई है। केंद्र सरकार ने दिए 1845 करोड़ रुपए, तो पुनर्निर्माण के लिए दिए 1845 करोड़ रुपए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। बड़ी और अहम जानकारी, चमोली के जोशीमठ में भूतसाव का मामला। बढ़ेंगे आगे। उधर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित मोबाइल ऐप के जरिए मंदिरों के दर्शन और पूजा किए जाने का विरोध कर रही हैं। दरअसल मंदिर मोबाइल ऐप में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के मंदिरों को शामिल किया गया है, जिससे कि घर बैठे ही मंदिर की जानकारी, दर्शन, पूजा अर्चना की जा सकती है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल ऐप से मंदिरों के दर्शन कर दान दक्षिणा देने से मोबाइल ऐप कंपनी पैसा कमाएगी, जबकि पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थलों का अपना महत्व होता है, इसलिए इस तरह के मोबाइल ऐप्स को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लाखों लाख उन ब्राह्मणों की आजीविका पर कुठाराघात है। साथ ही उन मंदिरों के प्रति जो आस्थावानों का लगाव है, जो वहां की दैवत्य है, जो वहां की श्रद्धा और भावनाएं हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। इसका मतलब वहां चढ़ने वाले दान पुण्य, ब्राह्मणों की होने वाली आजीविका, इन सभी पर आपकी गलत प्रकार की निगाह है।
और अगर आप ये सारे काम घर बैठे ही करते रहना चाहते हैं तो निरंतर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मंदिरों के और भगवान की मूर्तियां वगैरह विभिन्न विभिन्न प्रकार से दर्शाई जा रही हैं, तो व्यक्ति वहां भी पूजा कर सकता है। लेकिन जो मंदिर की जो तपस्या है, जो वहां की श्रद्धा है, जहां पर देवी देवताओं ने बैठकर तप किए हैं, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को मिलनी है वो डिजिटल माध्यम से नहीं मिल सकती है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।